कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज देखते ही देखते एक लहलहाती फसल में कैसे बदल जाता है? स्वागत है दोस्तों, कृषि विज्ञान के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि पौधों को उनका जरूरी पोषण आखिर मिलता कैसे है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। आज के इस सफर में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उर्वरकों की बेसिक परिभाषा से, फिर देखेंगे प्राकृतिक और जैविक तरीके। इसके बाद हम चलेंगे कारखानों की तरफ, ये जानने कि रासायनिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, और आखिर में पर्यावरण पर पड़ने वाले इनके असर का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 से शुरुआत करते हैं, उर्वरक जो असल में पौधों का भोजन है। देखिए, हम इंसानों को जैसे बढ़ने और ताकत के लिए सही आहार की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही उर्वरक वे पदार्थ हैं जो पौधों को जरूरी पोषक तत्व देते हैं। आप इसे पौधों के जीवित रहने की सुपर डाइट कह सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीकों से तैयार किया जाता है। अब खेती की दुनिया में विकास के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। आपने शायद एनपीके का नाम सुना होगा। बस यही वो बुनियाद है जो एक कमजोर से पौधे को एक मजबूत पेड़ या एक शानदार फसल में तब्दील कर देती है। ये बिल्कुल किसी जादुई फॉर्मूले की तरह काम करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जैविक उर्वरक और प्राकृतिक समाधान। जमीनी स्तर पर बात करें तो कंपोस्ट यानी जैविक खाद बनाना प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है। तरीका बहुत ही सिंपल है। जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें सूखी पत्तियां और रोजमर्रा का कचरा डाल दिया जाता है। फिर गोबर और मिट्टी की परतें बिछाकर थोड़ा पानी छिड़कते हैं और बस सूक्ष्म जीव अपना काम शुरू कर देते हैं। करीब 2 से 3 महीने में यही आम सा कचरा एक बेहद शानदार और उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदल जाता है ना कमाल? अब अगर इसी प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना हो तो पिक्चर में आती है वर्मी कंपोस्ट। इसमें गोबर और सूखी घास के साथ केंचुओं को शामिल किया जाता है। केंचुए, जी हाँ, प्रकृति के ये छोटे से इंजीनियर्स इस विघटन को इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि अगर नमी सही बनी रहे तो ये रिच खाद केवल 45 से 60 दिनों में ही बनकर तैयार हो जाती है। सच कहूं तो इन प्राकृतिक विधियों के फायदे ही फायदे हैं। एक तो ये मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाते हैं और दूसरा हमारा पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही पौधों की ग्रोथ तेज होती है और फसल की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन निकल कर आती है। मतलब एक पूरी तरह से सुरक्षित और टिकाऊ इकोसिस्टम। खैर, अब प्राकृतिक तरीकों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, रासायनिक उर्वरक और उनके औद्योगिक निर्माण की प्रक्रिया। विज्ञान का ये पहलू वाकई आपको हैरान कर देगा। क्या आप मानेंगे कि हम हवा से भी खाद बनाते हैं? जी हाँ, हवा से ली गई नाइट्रोजन गैस और प्राकृतिक गैस से मिली हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाया जाता है। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। ये गैस दुनिया भर के मॉडर्न फर्टिलाइजर्स के लिए सबसे जरूरी आधार है। अब जरा सोचिए, अगर उस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा? तब बनता है यूरिया। यूरिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। गेहूं, धान और मक्का जैसी हमारी प्रमुख फसलों को जो नाइट्रोजन का सीधा डोज मिलता है ना, वो इसी यूरिया से आता है। इसके अलावा एक और अहम प्रक्रिया है। जब फॉस्फेट चट्टानों पर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया जाता है तो सुपर फॉस्फेट तैयार होता है। ये एक ऐसा खास इंडस्ट्रियल उर्वरक है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पौधों की जड़ों को मजबूत करने और एकदम जीवंत खिले हुए फूलों और फलों की ग्रोथ के लिए किया जाता है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और सबसे अहम भाग पर, उर्वरकों का महत्व और हमारे पर्यावरण पर इनका असर। अगर हम चीजों को समेटें तो इन सभी उर्वरकों को उनके मेन एलिमेंट्स के हिसाब से आसानी से बांटा जा सकता है। जैसे नाइट्रोजन का सबसे बड़ा उदाहरण यूरिया है, फॉस्फेट के लिए सुपर फॉस्फेट है, पोटाश की कमी पूरी करने के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश है, और प्राकृतिक रूप से बने जैविक उर्वरक का सबसे क्लासिक उदाहरण है हमारी कंपोस्ट खाद। अब व्यावसायिक खेती में ये रासायनिक खाद इतने पॉपुलर क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है इनकी स्पीड और असर। ये मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को चुटकियों में पूरा कर देते हैं, पौधों की ग्रोथ को अचानक से एक रफ्तार दे देते हैं, और नतीजा ये होता है कि फसल उत्पादन में जबरदस्त उछाल आता है। सच में किसी गेम चेंजर से कम नहीं है ये। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट? सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होती है।
ज्यादा पैदावार की लालच में जब हम जरूरत से ज्यादा केमिकल डालते हैं तो लंबे समय में मिट्टी की अपनी प्राकृतिक ताकत ही खत्म होने लगती है। और तो और बारिश के पानी के साथ बहकर ये रसायन हमारी नदियों और तालाबों में मिल जाते हैं, जिससे भयंकर जल प्रदूषण होता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है और सबको खाना चाहिए। तो क्या आधुनिक कृषि में हम उर्वरकों के इस्तेमाल का कोई ऐसा बैलेंस बना सकते हैं जिससे पैदावार भी बढ़े और हमारी धरती भी बर्बाद ना हो? हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति और इंसान की जरूरतों के बीच ये संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी विचार करने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।